बच्चों, तो तैयार हो जाइए हमारा नया लेक्चर पढ़ने के लिए। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 3 का लेक्चर नंबर 14 और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विभव मापी के बारे में। इसके पिछले वाले वीडियो हम लोगों ने एक इंस्ट्रूमेंट पढ़ा था, मीटर ब्रिज, जिसकी सहायता से हम किसी तार के प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं विभव मापी यानी पोटेंशियोमीटर, इसकी सहायता से हम किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल या किसी विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर शुद्धता से नाप सकते हैं। देखिए, वैसे तो हम लोग विभवांतर नापने के लिए हमारे पास उपकरण है बहुत छोटा सा और बहुत आसानी से उससे विभवांतर नापा जा सकता है, जिसका नाम है वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर और विभव मापी में क्या अंतर है तो पहले ये समझ लेना है। भाई, विभव मापी भी विभवांतर नापता है और वोल्ट मीटर भी विभवांतर नापता है, लेकिन दोनों के मेजरमेंट में क्या अंतर है, क्यों हम विभव मापी का यूज करते हैं और क्यों वोल्ट मीटर का यूज करते हैं। दोनों अलग अलग चीजें हैं। देखिए, अगर बहुत जल्दी और आसानी से अगर विभवांतर नापना है तो हम वोल्ट मीटर का यूज करते हैं। उसका कारण यह है कि उसमें एक तो लाने ले जाने के लिए बहुत सुविधाजनक है, छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको जहां चाहे वहां ले जाइए और दो पॉइंट उसमें जोड़ दीजिए परिपथ में और वो सुई जहां पर पहुंच जाती है, बस फट से पता चल जाता है कि 2 वोल्ट का है विभवांतर की 5 वोल्ट का है। उसमें डिफ्लेक्शन जहां पर पहुंचता है सुई का, वो उतना वोल्ट का विभवांतर हो जाता है। तो इसमें इस वोल्ट मीटर का यूज करने से ये फायदा है कि आसानी से नाप सकते हैं और इसको हम कहीं भी ले जा सकते हैं आसानी से। लेकिन पोटेंशियोमीटर में क्या है, पोटेंशियोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से जो विभवांतर है उसको हम आसानी से नहीं नाप सकते हैं, लेकिन नापते जो नाप आती है वो बहुत ही शुद्ध आती है, वोल्ट मीटर से भी ज्यादा शुद्ध माप आती है। इसीलिए इसको दूसरा भी नाम दिया गया है। विभव मापी को हम लोग आदर्श वोल्ट मीटर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि विभव मापी द्वारा नापा गया जो विभवांतर है ये बहुत ही एक्यूरेट होता है, लेकिन अब हर समय इसका यूज नहीं कर पाते हैं। उसका कारण है कि विभव मापी एक बड़ा सा उपकरण होता है जिसको हम कहीं लाने ले जाने में असुविधा होती है। और दूसरी समस्या इसमें यह है कि इससे हम तुरंत नहीं नाप सकते हैं कि लगाया किसी विद्युत परिपथ में और नाप लिया, ऐसा नहीं हो पाता। उसका कारण यह है कि इसका एक प्रोसेस है। पहले हम रीडिंग लेंगे, फिर कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा तब पता चल पाता है कितना विभवांतर है। लेकिन नपता बहुत एक्यूरेट है, इसीलिए इसको कहते हैं हम लोग आदर्श वोल्ट मीटर। बात समझ में आ गई? तो इस प्रकार से ये वोल्ट मीटर और विभव मापी में ये डिफरेंस होता है। तो जनरली हम लोग ज्यादा यूज करते हैं वोल्ट मीटर को ही, क्योंकि इससे हम बहुत जल्दी से कोई भी पोटेंशियल को नाप सकते हैं। लेकिन विभव मापी का अगर वहां पर किया जाता है जहां हमको बहुत ही शुद्ध पोटेंशियल की मेजरमेंट की जरूरत होती है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस जहां पर बहुत ही शुद्ध मेजरमेंट की जरूरत है, वहां पर हम इस उपकरण का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा लिख लें कि विभव मापी ये क्या होता है, उसके बाद उसकी रचना, उसका सिद्धांत, ये सब हम पूरा करेंगे इस वीडियो में। और उसके बाद में लास्ट में हम इससे संबंधित कुछ बहुत महत्वपूर्ण जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं प्रश्न, उनको हम सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो पहले हम इसकी परिभाषा लिख लें। परिभाषा जैसा नाम है उससे ज्यादा परिभाषा लिख सकते हैं इसकी। यह एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से किसी सेल का विद्युत वाहक बल, यानी इसको हम लोग कैपिटल डी से लिखते हैं। इसकी सहायता से किसी सेल का विद्युत वाहक बल तथा किसी वैद्युत परिपथ
किसी वैद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को शुद्धता से नाप सकते हैं। विभव मापी को आदर्श वोल्टमीटर भी कहते हैं। आदर्श इसीलिए कहा जाता है कि इसके जो नापा गया जो विभवांतर है बहुत ही शुद्ध होता है, जबकि वोल्टमीटर जो नापते हैं वो उतना शुद्ध नहीं होता है जितना कि विभव मापी द्वारा नापा गया पोटेंशियल होता है। तो ये इसकी परिभाषा हम लोग लिख सकते हैं कि यह एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से किसी सेल का विद्युत वाहक बल तथा किसी विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को शुद्धता से नाप सकते हैं। ठीक है, तो ये परिभाषा हम लोग इसको लिख लेंगे। उसके बाद इसमें आइए रचना, हम लोग इसकी बना कैसे होता है। तो रचना इसकी बहुत आसान है। इसमें होता क्या है, एक बहुत बड़ा तार होता है। जैसे हम लोग इसके पहले जो मीटर ब्रिज पढ़े हैं, मीटर ब्रिज में तो एक ही मीटर का लंबा तार होता है, इसमें कई मीटर का लंबा तार होता है, यानी लगभग हम लोग 5 से 10 मीटर लंबा तार लेते हैं। तो वो हमने सीधा यहाँ दिखाया है, और वास्तविकता में तार जो इसका होता है वो एक मीटर के, मान लो 10 मीटर तार लगाना है तो उसको ऐसे मोड़ करके एक लकड़ी के बोर्ड पर इसको फिट करते हैं इस प्रकार से। तो जितना लंबा तार चाहिए उतना लंबा तार हम लोग ले सकते हैं, और ये इसके एंड पॉइंट हो गए तार के। ऐसा रियल में ऐसा विभव मापी बना होता है कि एक मीटर के तारों को मोड़ करके इसको किसी लकड़ी के बोर्ड पर इसको फिट कर लेते हैं। तो इसका एक सिरा ये हो गया और दूसरा सिरा बी हो गया। उसको जब भी हम कहीं अपने चित्र में दिखाते हैं तो मोड़ करके नहीं दिखाते हैं, हम लोग सीधा एक तार दिखा देते हैं ए बी, वो है बहुत लंबा तार। उसकी रचना में हम लोग ये बात लिखेंगे। और एक समान व्यास का भी होता है, और ये मिश्र धातुओं का होता है। जो मैग्नीन कांस्टेंटन जो तार होते हैं उसका यूज करते हैं। उसका कारण भी हम लोग जानते हैं कि क्यों यूज किया जाता है मिश्र धातुओं को, क्योंकि मिश्र धातुओं का जो प्रतिरोध है वो ताप पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है ना, अब एकदम से नहीं कह सकते निर्भर नहीं करता है, लेकिन उसका जो टेम्परेचर पर जो डिपेंडेंस है वो बहुत कम है, ये कह सकते हैं। नगण्य है कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका प्रतिरोध का मान ना के बराबर बढ़ता है, यानी लगभग शून्य रहता है, कोई चेंज नहीं आता है उस पर। ठीक है, इसलिए हम इसमें नाइक्रोम या मैग्नीन के तारों को यूज करते हैं। उसके बाद ये तो तार ले लिया एक लंबा सा, उसमें एक बैटरी लगा देते हैं। बैटरी यहां पर लगाते हैं जिसका विद्युत वाहक बल थोड़ा ज्यादा हो। ठीक है ना, यानी इसको कह सकते हैं बैटरा, इसलिए कहते हैं इसको। तो एक यहाँ पर बैटरी लगा दी B1 जिसका नाम दिया गया है। बैटरी का जो प्लस वाला जो सिरा है उसको हम ए वाले सिरे से जोड़ देते हैं, और दूसरा जो माइनस वाला सिरा है उसको हम एक रियोस्टेट के थ्रू, रियोस्टेट यानी धारा नियंत्रक के द्वारा और एक कुंजी के साथ इस बी पॉइंट से जोड़ दिया जाता है। ये इसकी रचना हो गई। पोटेंशियोमीटर ऐसा बना होता है। अगर हम रियल में देखें तो क्या करते हैं हम लोग, इसमें ही ए और बी के बीच में एक बैटरी जोड़ देते हैं और धारा नियंत्रक जोड़ देते हैं। इसी में धारा नियंत्रक सिंबल हम लोग ऐसे ही बना सकते हैं, और कुंजी लगा दिया धारा को बंद चालू करने के लिए, और सीधे यहां से जोड़ देते हैं ऐसे।
तो रियल पोटेंशियोमीटर ऐसा होता है जो लैब में हम लोग देखते हैं, लेकिन जब हम कहीं पर इसका सिद्धांत या कार्यविधि पढ़ते हैं तो उसको हम लोग एक सीधी रेखा में तार को बना लेते हैं। ठीक है, तो इतना है केवल अंतर। तो इसलिए जो है हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, इसका सिद्धांत और कॉन्सेप्ट। देखिए इसमें थ्योरी ज्यादा है, कैसे लिखना है, रचना सिद्धांत ये है तो हम बताएंगे ही, साथ में इसको कॉन्सेप्ट को समझना है। हमारी बात को ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे तभी पोटेंशियोमीटर समझ में आएगा। ठीक है, तो ये इसकी रचना बना ली। इसमें 1 मीटर लंबा तार होता है और उसके एक सिरे यानी ए वाले सिरे को बैटरी के धन सिरे से तथा बी वाले सिरे को एक धारा नियंत्रक और कुंजी के द्वारा, कुंजी K1 इसको कर लेते हैं, कुंजी K1 के द्वारा रियोस्टेट के थ्रू बैटरी के माइनस वाले सिरे से जोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये हमारा विभव मापी बन करके तैयार हो जाता है। तो इसकी हम लोग पहले रचना लिख लें। ठीक है, तो रचना लिख लेते हैं पहले। तो इसकी रचना हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसमें एक लंबा व एक समान व्यास का मैग्नेट अथवा कांस्टेंटन का प्रतिरोध तार AB होता है। इसका एक सिरा A बैटरी के B1 के धन ध्रुव से तथा दूसरा सिरा B एक कुंजी K1 तथा धारा नियंत्रक RH, कुंजी K1 तथा धारा नियंत्रक RH के द्वारा बैटरी B1 के ऋण ध्रुव से जोड़ देते हैं। तो जो हमने यहाँ पर बनाया है उसको हमने इस प्रकार से भाषा में लिख लेंगे। अब आती है इसका सिद्धांत क्या है, कैसे काम कैसे करता है, उसके बाद उसकी क्रियाविधि भी हम लोग सीखेंगे। तो पहले इसका हम लोग सिद्धांत देखते हैं क्या होगा। तो देखिए सिद्धांत समझने के लिए आपको ये समझना है कि जैसे ही हम ये परिपथ तो बना लिया हमने, यानी विभव मापी हमारा बन करके तैयार हो गया। अब ये जैसे किसी से विद्युत वाहक बल नापना है तो वो तो कहाँ जोड़ना है ये तो बाद की बात है, लेकिन ये उसके मेजर करने से पहले का ये परिपथ है, यानी इसको हम लोग कहते हैं प्राथमिक परिपथ कहा जाता है। यानी ये तो इस विभव मापी को वर्किंग में लाने के लिए इतना सिस्टम तो हमको बनाना ही है, इसलिए इसको हम लोग प्राथमिक परिपथ कहते हैं। उसके बाद फिर आगे जब हम क्रियाविधि पढ़ेंगे तो फिर देखा जाएगा कि जिस सेल का विद्युत वाहक बल नापना उसको कैसे जोड़ते हैं। तो सबसे पहले तो इसकी सिद्धांत देख लें। सिद्धांत यह है कि जैसे ही हम इसमें बैटरी से इस तार को कनेक्ट करते हैं B को, तो इसमें धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, धारा जब प्रवाहित होती है, धारा जानते हैं धारा का प्रवाह हमेशा जो है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। तो इसका मतलब क्या है कि जब धारा ऐसे इसमें प्रवाहित होगी, धारा का जो प्रवाह होगा इस डायरेक्शन में होगा ऐसे। इसका मतलब इस सिरे का जो विभव होगा उच्च होगा, इस सिरे का विभव निम्न होगा। ये डिपेंड करता है कि बैटरी में कितने वोल्ट की लगाई है। मान लो सपोज 12 वोल्ट की बैटरी लगाई हमने, तो 12 वोल्ट की बैटरी तो इधर 12 और इधर 0 ये मिल जाएगा, यानी दोनों सिरों को विभवांतर होगा 12 वोल्ट का। ठीक है, यानी ये सबसे उच्च विभव पर होगा और ये निम्न विभव पर होगा। जैसे जैसे A से B की ओर जाएंगे विभव का मान घटता जाएगा। जैसे यहाँ इधर 12 है, सपोज ये अगर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये 12 वोल्ट की बैटरी है, तो 12 वोल्ट बैटरी मतलब क्या है, सिर्फ यहाँ वाला ये जो पॉइंट होगा ये 12 वोल्ट का हो जाएगा, ये वाला प्लस वाला और इधर वाला 0 अंतर होना चाहिए, या कुछ भी मान सकते। 12 वोल्ट की बैटरी है तो इसको अगर 12 इसको 24 मान लो तो 12 मान लो, मतलब एक सिरा उच्च होगा दूसरा निम्न होगा। समझ में आ रहा है। तो अगर मान लेते हैं सुविधा रहती है इसमें कि अगर 12 वोल्ट की बैटरी तो इसका मतलब ये सिरा 12 वोल्ट के विभव पर होगा और ये वाला सिरा 0 विभव पर होगा। तो ये इससे कनेक्ट है तो इसका मतलब ये भी 12 वोल्ट का हो गया विभव और इसका सिरा भी 0 विभव पर हो जाएगा ये। अब जैसे जैसे हम इधर तरफ जाएंगे विभव का मान घटता जाए, घटते 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 B पर पहुंच जाएगा तो विभव का मान हो जाएगा 0, यानी विभवांतर सबसे ज्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब इधर तरफ जाते हैं तो विभव का मान घटता है। मिलाकर ये हम समझे कि A से B को जाने पर क्या होता है, विभव का मान घटता है। और इस तार की अगर लंबाई अगर हम मान लेते हैं कि L है, इस पूरे तार की लंबाई अगर हम मान लेते हैं L है, कैपिटल L मान लेते हैं, तो एकांक लंबाई में कितना विभव पतन हो रहा है। जैसे यहां से यहां तक जाने में विभव पतन अभी हमने हमारा 12 है,
तो 12 तो ये तो हमने एग्जांपल लिया है, तो जनरली हम लोग क्या मानते हैं, विभवांतर को हम लोग v से लिखते हैं। तो मान लेते हैं अगर a से b के बीच का अगर विभवांतर v है, 12 नहीं कहेंगे, तो 12 तो एक पर्टिकुलर किसी क्वेश्चन के लिए हो जाएगा कि जनरल जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसका कॉन्सेप्ट। तो इसका मतलब यहाँ पर हम मान लेते हैं कि a और b के बीच का जो विभवांतर है वो कितना है, v है। तो एकांक लंबाई पर कितना विभव पतन हो जाएगा, तो एकांक लंबाई पर जो विभव पतन होगा वो कैसा होगा, अगर a b के बीच विभवांतर अगर v है तो v अपान l कर देंगे, तो ये क्या निकल आएगा, एकांक लंबाई पर विभव पतन, यानी कितना एकांक लंबाई पर कितना विभवांतर है, उसको हम लोग किससे लिखते हैं, विभव प्रवणता से। विभव प्रवणता पर भाषा ये होती है कि एकांक लंबाई में यानी धारा की दिशा में एकांक लंबाई में हुए विभव परिवर्तन को या विभव पतन को विभव प्रवणता कहते हैं। तो इसकी सहायता से हम k का मान निकाल लेंगे। लेकिन ध्यान ये रखना है कि हमें उन्होंने बताया कि अगर ये 12 वोल्ट की बैटरी है तो a और b के बीच 12 वोल्ट का विभवांतर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये हमेशा जरूरी नहीं कि 12 वोल्ट की बैटरी लगाई जाए तो 12 वोल्ट का विभवांतर आ जाएगा, ये जरूरी नहीं है। हमको ये देखना है कि a और b के बीच कितना विभवांतर है, ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है कि जो यहाँ पर v रखा गया वो a और b के बीच का विभवांतर है, ना कि सेल का विद्युत वाहक बल। उसका कारण ये है कि जो सेल का विद्युत वाहक बल अगर हम मान ले तो 12 वोल्ट का लगाया हमने, तो चूंकि अगर यहाँ पर कोई प्रतिरोध मान लगा देगा, रिओस्टेटर लगा तो इसका अपना खुद का भी प्रतिरोध होगा कुछ, ठीक है। तो अगर खुद का प्रतिरोध होगा तो कुछ तो विभव यहीं पर कम हो जाएगा, ये रिओस्टेटर कुछ खा लेगा विभवांतर, तो 12 से तो कुछ कम होगा, मतलब 2 तो ये खा गए तो 10 है बचा, तो 10 ही हम यहाँ पर v का मान यूज करेंगे। बात क्लियर हो रही है। तो हमारा मतलब यहाँ पर कहने का ये है कि जो v जो लिखा हमने वो क्या है, a और b के बीच का विभवांतर है। अगर केवल बैटरी लगी है तब तो विद्युत वाहक बल जितना होगा वही v का काम करने लगेगा, लेकिन अगर श्रेणी क्रम में कोई प्रतिरोध यहाँ जोड़ दिया जाए, अभी जो आगे प्रश्न करेंगे तो ये बात क्लियर हो जाएगी, तो जितने वोल्ट का विद्युत वाहक बल यहाँ लगाया है हमने वो फिर कुछ हिस्सा तो यही यहाँ पर लगे हुए प्रतिरोध पर खर्च हो जाएगा, तो बाकी जो बचेगा वो a और b के बीच में आएगा विभवांतर, तो वो विभवांतर हम यहाँ पर लिखेंगे। क्लियर हो गया। इसका मतलब हमको ये दिमाग में केवल इतना रखना है कि a और b के बीच कितना विभवांतर है अपान उस तार की लंबाई कितनी है, अगर कर देते हैं तो निकल आता है विभव प्रवणता कितनी है। तो विभव प्रवणता k का मान निकाल लिया हम लोगों ने। अब उसके बाद इसकी जब कार्यविधि देखी जाएगी तब ये कहानी समझ में आएगी। तो पूरी इसकी जो सिद्धांत है वो उसका विभव प्रवणता पर डिपेंड करता है। तो सिद्धांत में हम लोग क्या लिखेंगे, उसके बाद उसकी हम क्रियाविधि लिखते हैं। जैसे अगर हम कहा कि अगर k निकाल लिया हमने, अब कहा जाए जरा अगर हम यहाँ पर कोई पॉइंट मेजर कर लें, ठीक है, जब पॉइंट मेजर कर लेंगे तब क्या होगा, मान लो C कोई पॉइंट आ गया, तो A और C के बीच कितना विभवांतर होगा, कैसे निकालेंगे। अगर k निकाल लिया, एकांक लंबाई पर विभव पतन k है, तो यहां से यहां तक की लंबाई अगर मान लेते L हो जाए, ध्यान से समझना, पूरी लंबाई तो कैपिटल L मानी है और विभवांतर हमने माना है v, तो v अपान L करके k निकाल लिया। तो क्या क्या बता रहा है, एकांक लंबाई पर कितना विभव पतन है। और अगर हम कहें कि a और c के बीच कितना विभवांतर है निकालना पड़ जाए, तो कैसे निकालेंगे कि अगर एकांक लंबाई पर विभव पतन इतना है तो विभवांतर a और c के बीच कितना हो जाएगा, k इंटू L हो जाएगा कि नहीं। अगर a और c के बीच अगर विभवांतर निकालना तो एकांक लंबाई पर विभव पतन v अपान L करके k का मान निकाल लेंगे, वो k हो जाएगा। तो एकांक लंबाई पर k है तो L लंबाई पर कितना हो जाएगा, L का मल्टीप्लाई कर देंगे तो a और c के बीच विभवांतर का मान ज्ञात हो जाएगा। तो ये इसका सिद्धांत है कि इसके a और b के बीच में कोई पॉइंट है तो वहां तक का विभवांतर कितना होगा। तो उसका तरीका है कि पहले हम क्या निकालेंगे, विभव प्रवणता, और उसके बाद उस पॉइंट की लंबाई देखेंगे कि a से कितनी दूर है, और उसके बाद k से मल्टीप्लाई करके a और c के बीच विभवांतर निकाल लेंगे। क्यों निकालेंगे ये अभी हम जब इसकी वर्किंग पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तो पहले हम इसका सिद्धांत लिख लें। सिद्धांत में हमको केवल ये बात को शामिल करना है। सिद्धांत पहले लिख लेते हैं, उसके बाद फिर इसकी हम लोग कार्यविधि भी पढ़ेंगे। तो इसका सिद्धांत जो है हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि जब बैटरी B1 से तार AB में वैद्युत धारा A से B की ओर बहती है तो A से B की ओर तार के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव गिरता जाता है।
तार की प्रति एकांक लंबाई में विभव पतन को विभव प्रवणता कहते हैं। यानी तार की लंबाई अगर L मान लें और उसके सिरों के बीच अगर विभवांतर अगर V है तो विभव प्रवणता K = V/L लिख सकते हैं। तो इतना सिद्धांत इसमें लिखना है। अब उसके आती इसकी बारी कि इसकी वर्किंग कैसे करते, मतलब वर्किंग क्या है, यानी कार्य विधि क्या है, ये हम लोग जरा सीख लें। तो अगले दिन डालेंगे इसमें कार्य विधि। तो कार्य विधि समझने के लिए थोड़ा चित्र को हम लोग साफ सुथरा बना लें। ये जो इधर उधर लिखा है इसको साफ कर लेते हैं और तब इसकी क्रिया विधि हम समझते हैं क्या होगी। इस प्रकार से जो मेन अपना जो विभवमापी है वो ऐसा है, एक तार है AB और उस तार में धारा प्रवाहित करने के लिए हमने बैटरी B1 लगाई है, धारा को कम ज्यादा करने के लिए रियोस्टेट लगाया है, धारा को बंद चालू करने कुंजी लगाया है, बस अपना विभवमापी बंद करके तैयार हो गया। अब हमारा काम क्या है कि किसी सेल का विद्युत वाहक बल अगर मेजर करना है तो जिस सेल का विद्युत वाहक बल नापना होता है उसके उस सेल के धन सिरे को बिंदु A से जोड़ देते हैं। तो आपको ध्यान ये रखना है कि दोनों जो बैटरी B1 लगी है और जिसका विद्युत वाहक बल नापना है उस सेल का प्लस वाला सिरा बिंदु A से जुड़ा होना चाहिए। ये ना हो कि इसका प्लस उसका माइनस हो जाए तो फिर कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा। या अगर इधर प्लस नहीं लगाना चाहते हैं तो अगर इधर लगाना चाहो इधर भी लगा सकते हो। अगर माइनस वाले से जोड़ना चाहते हो तो फिर उसका माइनस, यानी जिस सेल का विद्युत वाहक बल नाप रहे हैं उसका माइनस वाला सिरा हम B से जोड़ देंगे। मतलब कहने का ये है कि दोनों के प्लस या दोनों के माइनस एक ही सिरे से जुड़े होने चाहिए। तो पहला तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि दोनों के जिस सेल का विद्युत वाहक बल नापना है, मान लेते हैं हमको नापना है इस सेल का विद्युत वाहक बल, जिसका हम मान लेते हैं विद्युत वाहक बल E है, इसी को मेजर करना है। तो उसका जो प्लस वाला सिरा है उसको A से जोड़ दिया। क्यों? क्योंकि B1 का भी प्लस वाला सिरा A से जुड़ा हुआ है और जो दूसरा जो माइनस वाला जो सिरा है उसको हम एक धारा मापी के द्वारा, यानी ये हमारे पास धारा मापी है, उस धारा मापी के द्वारा हम एक जॉकी से जोड़ देते हैं। ये जॉकी हो गई कोई, अभी हमने बताया था। चलिए, अभी जॉकी का मतलब एक राड होती है, उसके में पीछे वाला सिरा ऐसे तार से जोड़ देते हैं ये वाला, और ये आगे वाला सिरा पर साथ रहता है और उस सार वाले सिरे को A और B के बीच में टच कराना है। तो ये जॉकी जोड़ दिया हमने। अब ध्यान देने की बात यहाँ पर यह है कि इस जॉकी को A और B के बीच में टच करा करके एक ऐसा बिंदु प्राप्त करते हैं जहां पर धारा मापी में कोई विक्षेप ना हो, कोई विक्षेप ना आए। यानी कोई विक्षेप ना आने मतलब क्या है कि इस सेल से कोई धारा ना ले तब विक्षेप शून्य आएगा। तो ऐसा पॉइंट प्राप्त करते हैं कि इसमें कोई विक्षेप ना हो। तो वो लंबाई हम इसके साथ में एक मीटर पैमाना भी लगा होता है A और B के तार के साथ में, तो उस मीटर पैमाने से हम देख लेते हैं कि किस पॉइंट पर विक्षेप शून्य आ रहा है। तो मान लेते हैं कि ये जो J पॉइंट है यहाँ पर विक्षेप शून्य आ गया, तो ये लंबाई मेजर कर लेते हैं कितनी है। तो ये लंबाई को अगर हम L अगर मान लें, स्मॉल l, टोटल लंबाई को हमने कैपिटल L माना था, और ये जो A और J के बीच की लंबाई है उसको हम मान लेते हैं L। तो ऐसा पॉइंट ढूंढना है कि विक्षेप शून्य आ जाए तो इस सेल का विद्युत वाहक बल उतना होगा। देखिए, हमने विक्षेप शून्य आने का मतलब क्या है, इससे सेल से धारा ना ली जा रही हो, और धारा तभी नहीं प्रवाहित होगी जब A और J के बीच का विभवांतर इस सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर हो जाए। तो इसका विभवांतर हम लोग नाप सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। नाप क्या सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। कि अभी हमने बताया था कि K = होता है V/L। K हमको पता चल गया, एकांक लंबाई पर विभव पतन K है, तो L लंबाई पर कितना हो जाएगा। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि जो A और J के बीच जो विभवांतर होगा वो निकालेंगे हम लोग K × L से। बात समझ में आ रही है भाई। हमने क्या बताया कि हम जिस सेल का विद्युत वाहक बल नापते हैं उसका प्लस वाले सिरे को हम A वाले पॉइंट से जोड़ देते हैं और माइनस वाले सिरे से एक धारा मापी के द्वारा जॉकी जोड़ देते हैं। उस जॉकी को तार AB
पर जगह जगह टच करा करके आप विक्षेप बिंदु प्राप्त करते हैं, धारा में कोई विक्षेप ना हो। जिस पॉइंट पर विक्षेप शून्य आता है उस पॉइंट को ए से दूरी मेजर कर लेते हैं, कितनी है वो पैमाने पर लगा होता है, उससे हम देख लेते हैं कि कितना ए और जे के बीच की दूरी है। उसके बाद जब दूरी पता चल जाएगी और के को मल्टीप्लाई कर देंगे दूरी में, तो क्या निकल आएगा, ए और जे के बीच का विभवांतर, और वही जो विभवांतर होता है वही सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर हो जाता है। तो बस इतना इसका कॉन्सेप्ट है कि अगर नापना चाहते हैं तो हम इस प्रकार से नाप सकते हैं सेल का विद्युत वाहक बल कितना होगा। तो आप देखो, ध्यान से देखो, इसको जरा समझने के लिए अगर ये बहुत अगर बारीकी समझना है कि यहाँ पर विक्षेप का मान शून्य क्यों हो जाता है, ठीक है ना, तो उसका तरीका ये है कि जैसे मान लेते हैं हम जरूरत हो कि एकदम रखते ही 0 हो जाए, कहीं टच कराया सपोज यहाँ पर टच, यहाँ इस वाले जॉकी को पहले हम कहां पर टच कराया, यहाँ पर, ये मान लेते हैं J1 है, ये समझने के लिए है तो ध्यान से समझना, ये J1 यहाँ पर टच कराया हमने, जब J1 पर टच कराएंगे तो ये जो विभवांतर होगा वो विभवांतर का मान कुछ कम होगा, यहां से यहां तक विभवांतर सबसे ज्यादा है ए और बी के बीच में। अब यहाँ पर यहां से यहां की बात करें तो क्या होगा, विभवांतर थोड़ा सा कम होगा, जैसे मान लो यहां से यहां तक 12 वोल्ट का विभवांतर है, तो जैसे इधर जाएंगे तो विभवांतर का मान घटता जाएगा, तो यहां से यहां तक गए तो हो सकता है कि विभवांतर यहाँ पर केवल थोड़ा ही कम हुआ हो, तो यहां से यहां तक जाने वाले 4 वोल्ट का विभवांतर आया, और नीचे गए 6 वोल्ट का, 8 वोल्ट का, 10 वोल्ट का, 12 वोल्ट का, तो यहाँ पहुंच जाएंगे। तो मान लेते यहाँ पर टच कराया तो विभवांतर आ गया हमारा, कितना विभवांतर आया, इस विभवांतर को समझने के, देखो एक मिनट और, इसको समझने के लिए हम यहाँ पर एक चित्र और दूसरा बना रहे हैं। जैसे हमने कहा ए और J1 के बीच का विभवांतर, तो वो विभवांतर को हम एक एज ए बैटरी यूज करेंगे, इतना ए और J1, ये क्या पॉइंट है, ए और J1, और इसको हम वेरिएबल मान लेंगे। वेरिएबल इसलिए कि भाई जॉकी को तो टच करा रहे हैं पूरे तार में, जब इधर खिसकाएंगे तो विभवांतर का मान बढ़ जाएगा, इधर टच कराएंगे विभवांतर और बढ़ेगा, इधर टच कराएंगे विभवांतर का मान और बढ़ेगा, ऐसे कराते कराते पूरे में टच कराएं विभवांतर का मान बदलेगा। तो ये एक ऐसी बैटरी की तरह काम करेगा जो एक वेरिएबल पोटेंशियल डिफरेंस की बैटरी है ये। और ये जो सेल लगाया गया है ये इस प्रकार से लगा है, ऐसे, ये विद्युत वाहक बल E है जिसका। अब जरा देखो, ये भी एक बैटरी की तरह काम कर रहा है और ये तो बैटरी लगी है, अब दोनों के प्लस सिरे इधर तरफ हैं, इसका मतलब इधर से धारा आएगी वो इधर जाएगी, इधर धारा आएगी इधर जाएगी, दोनों टकराएंगी। टकराने पर क्या होगा, जो ज्यादा पावरफुल होगा उस डायरेक्शन में धारा को प्रोवाइड करेगा। तो अगर मान लेते हैं ये पोटेंशियल, इसका जो पोटेंशियल है मान लेते हैं हम, ये मान लेते हैं कि V1 है, तो अगर V1 इज लेस देन अगर E है तब क्या होगा, इसका मतलब ये ज्यादा प्रभावशाली होगा, तो करंट जो होगी उसमें इस डायरेक्शन में प्रवाहित होगी। तो जो इसमें जो विक्षेप आएगा, इसको जरा इस तरह समझो, यहाँ पर बेल बनाते हैं, तो इसका जो विक्षेप आएगा वो इस तरीके से दिखेगा हमको, यहाँ पर इसका विक्षेप कुछ दिखेगा इसमें इस तरफ। अगर इसमें करंट का फ्लो अगर ऐसे हो जाएगा तो इसमें विक्षेप ऐसा कुछ दिखेगा, इधर आए कुछ भी आ सकता है, सुई इधर या इधर कहीं भी जा सकती है, लेकिन शून्य पर नहीं होगी, ठीक है। यानी आप ये समझो कि इसमें परिपथ की डायरेक्शन ऐसे होगी करंट की, इस तरीके से, यहां से यहां, यहां ऐसे करके, इस चित्र के अनुसार समझो। फिर हमने क्या करे, फिर हम करते क्या है, हमने इसको उठा करके थोड़ा इधर पहुंचा दिया, इधर देखो, ये हमने इस गैल्वेनोमीटर को जॉकी के थ्रू यहां पहुंचा देते हैं J2 पर। तो J2 पर जब पहुंचाएंगे तब क्या होगा, तो देखो अगर हम इस सिचुएशन बदल लें, अगर हम इसको यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो J2 तक ले गए, ये है V2, और अब देखो स्थिति अब क्या होगी इसमें, अगर हम इतना खिसका दें इस जॉकी को कि ये जो इसका जो विभवांतर है A और J2 के बीच का, वो विभवांतर V2 इज ग्रेटर देन E हो जाए, ये इसका E है। अब जब ज्यादा हो जाएगा तो धारा की दिशा इधर हो जाएगी,
भाई जो ज्यादा शक्तिशाली होगा उसी का धारा प्रवाहित होगी। तो अब धारा डायरेक्शन कैसे हो जाएगी इसमें ऐसी, यानी पहले धारा कैसे बह रही थी क्लॉकवाइज, अब कैसी हो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज, धारा की दिशा बदल गई। ठीक है, धारा दिशा बदल जाए तो विक्षेप की डायरेक्शन भी बदल जाएगी, वो विक्षेप इस तरफ आएगा। अब इसका मतलब देखो यहां से क्या पता चल रहा है कि ए और J1 और J2 के बीच में ऐसा कोई पॉइंट मिलेगा जहां पर विक्षेप शून्य आएगा, क्योंकि जहां J1 पर टच कराया तो विक्षेप आया बाएं तरफ, जब J2 पर टच कराया विक्षेप आया दाहिनी तरफ। तो इसका मतलब है J1 J2 के बीच में ऐसा पॉइंट होगा जहां पर विक्षेप शून्य आएगा। तो शून्य कब होगा, जब, अब देखो इसमें अगर शून्य कब आएगा, जब यहां पर का जो विभवांतर है, यानी इसको हम V3 मान लेते हैं, ये कब होगा कि जब V3 = E के होगा, तब जितनी धारा इधर से आ रही है उतनी धारा इधर से आ रही, दोनों क्या करेंगे दूसरे को नष्ट कर देंगे। तो इस परिपथ में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, यानी I का मान क्या होगा 0। जब I का मान 0 होगा तो विक्षेप शून्य हो जाएगा। बात क्लियर हो रही है। तो इसको हम इस कॉन्सेप्ट को इस प्रकार से समझते हैं कि जब हम धारा का मान शून्य कर लेंगे तो सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है वो इस A और J के बीच के विभवांतर के बराबर हो जाता है। तो हमको यही इसकी कार्यविधि लिखनी है। और जब विभवांतर के बराबर जब हो जाएगा तो विभवांतर कैसे निकालेंगे, जब विभव पतन हमको पता है K है और उसकी लंबाई जहां पर शून्य आया है विक्षेप उसकी लंबाई L है, गुणा करा देंगे तो विभवांतर निकल आएगा। वो विभवांतर किसके बराबर होगा, सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। तो ये इसकी कार्यविधि है। तो पहले कार्यविधि हम लोग लिख लेते हैं इसमें, उसके बाद फिर हम इसमें एक पॉइंट और एग्जाम पूछा जाता है कि इसकी सुग्राह्यता किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं। तो पहले कार्यविधि लिख लें। तो इसकी कार्यविधि को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसा कि हमने बताया उसको केवल भाषा के रूप में लिखना है। लिखा हमने, जिस सेल E का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना होता है उसका धन ध्रुव बिंदु A से जोड़ देते हैं तथा ऋण ध्रुव को एक धारामापी J के द्वारा सर्पी कुंजी, जिसको लोग जॉकी कहते हैं, J से जोड़ देते हैं। इस जॉकी को तार AB पर स्पर्श कराकर एक ऐसा बिंदु प्राप्त करते हैं, उस बिंदु का नाम यहाँ पर J लिखा है हमने, एक ऐसा बिंदु J प्राप्त करते हैं जहां धारामापी में कोई विक्षेप ना हो। इस स्थिति में बिंदु A व J के बीच का जो विभवांतर होगा वो सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। ये इसका सिद्धांत है। उसको समझने के लिए हमने इसके पहले चित्र बना करके जो बताया है उसको आप समझ सकते हैं। और यदि तार की लंबाई L है तो A व J के बीच का जो विभवांतर होगा वो तो निकाल लेंगे हम लोग, जो विभव प्रवणता निकाल चुके हैं। एकांक लंबे विभव पतन K है तो K का मल्टीप्लाई कर देंगे A और J के बीच की लंबाई का, तो A और J के बीच विभवांतर निकल आएगा कितना है। ठीक है, उसके बाद अब जब ये विभवांतर निकाल लिया है तो शून्य विक्षेप की स्थिति में ऊपर हमने लिखा है कि शून्य विक्षेप की स्थिति में विभवांतर जो होता है वही सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर हो जाता है। तो जो KL का मान आएगा वही E के बराबर हो जाएगा। तो बस इसमें इतनी आपको कार्यविधि लिखनी है। तो हमने इसमें पूरे नोट्स आपको बनवा दिए हैं कि सिद्धांत क्या लिखना है, क्या कार्यविधि, उसकी वर्किंग क्या है, यानी कार्यविधि क्या है और उसकी रचना क्या है और परिभाषा क्या है। तो इसको आपको तैयार करना है, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात इसमें यह है कि इसमें एक प्रश्न और आता है कि इसकी सुग्राह्यता हम किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं। तो सुग्राह्यता से क्या मतलब है, तो सुग्राह्यता का मतलब होता है कि इस विभव मापी द्वारा हम कम से कम कितना शुद्धता नाप सकते हैं, यानी कम से कम जितनी शुद्धता कोई मेजरमेंट है यानी कोई विभवांतर है जितना कम से कम हम नाप सकते हैं तो उसकी सुग्राह्यता उसकी उतनी ही ज्यादा होती है। ठीक है, यानी जितना हम कम से कम नाप सकते हैं शुद्धता से तो उसकी सुग्राह्यता उतनी ज्यादा हो जाती है। तो अब ये कम से कम नापने का तो क्या कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब है कि इसकी जो विभव प्रवणता है ये कम से कम हो, तभी हम कम से कम जो नाप है वो शुद्धता से नाप सकते हैं। तो जो विभव प्रवणता कम कैसे होगी, यानी कॉन्सेप्ट ये समझो केवल कि सुग्राह्यता
अगर बढ़ानी है तो विभव प्रवणता के मान को कम करना पड़ेगा, यानी विभव प्रवणता के मान पर डिपेंड करता है। विभव प्रवणता जितनी कम होगी उसकी शुभग्राह्यता उतनी ही अधिक होती है। और विभव प्रवणता का जो मान होता है वो अभी हमने देखा k इक्वल टू होता है V/L, यानी लंबाई जितनी ज्यादा होगी k का मान उतना ही कम होता है। तो तार की लंबाई को हम बढ़ा करके उसकी शुभग्राह्यता को बढ़ा सकते हैं। तार की लंबाई बढ़ाएंगे तो k का मान घटेगा, k का मान घटेगा तो उसकी शुभग्राह्यता और अधिक होगी, तो उससे हम और शुद्धता से नाप सकते हैं किसी भी सेल के विद्युत वाहक बल को या विभवांतर को। ठीक है, तो इसको लाइन में लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि एग्जाम में पूछा भी जाता है शुभग्राह्यता किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं, उसको नोट कर लो। उसके बाद फिर हम इसको लिख देते हैं शुभग्राह्यता कैसे बढ़ाई जा सकती है। शुभग्राह्यता बढ़ाने के कारण ही तार को बहुत लंबा बनाया जाता है, और चूंकि सीधा तार बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए उसी तार को मोड़ मोड़ करके हम कई मीटर लंबा तार को लगा लेते हैं। तो जैसे अगर हम ये पॉइंट लिखना है कि विभवमापी की शुभग्राह्यता, विभवमापी की शुभग्राह्यता विभव प्रवणता पर निर्भर करती है। वहां पे शुभग्राह्यता विभव प्रवणता पर निर्भर करती है। विभव प्रवणता जितनी कम होती है, विभव प्रवणता जितनी कम होती है उसकी शुभग्राह्यता उतनी अधिक होती है, विभव में शुभग्राह्यता विभव प्रवणता निर्भर करती है। विभव प्रवणता जितनी कम होती है उसकी शुभग्राह्यता उतनी ही अधिक होती है। अतः शुभग्राह्यता बढ़ाने के लिए शुभग्राह्यता बढ़ाने के लिए तार को लंबा शुभग्राह्यता बढ़ाने के लिए लंबे तार का प्रयोग किया जाता है। ऐसे लंबे प्रतिरोध तार का उपयोग करते हैं। जितना ज्यादा लंबा तार होगा उसकी शुभग्राह्यता उतनी ही अधिक होती है। फिर लंबा तार करने से क्या होता है, उसकी जो विभव प्रवणता है वो घट जाती है। विभवता घटेगी, विभव प्रवणता बढ़ती है, या विभव प्रवणता घटेगी तो उसकी शुभग्राह्यता बढ़ती है। तो इस प्रकार से ये इसका एक महत्वपूर्ण पॉइंट था। और दूसरा इसमें और एक पॉइंट हमको ध्यान रखना है कि इसके विभवांतर का और हम लोग क्या यूज करते हैं। एक यूज तो हमने बताया, जो हमने परिभाषा में लिखा है कि इसकी सहायता से विद्युत वाहक बल या विभवांतर नाप सकते हैं। और इसका यूज क्या है, तो विभवांतर की सहायता से दो एक्सपेरिमेंट हमको और करने होते हैं, ये हमारे सिलेबस में भी हैं। तो इससे पहला इसका उपयोग ये है कि विभवमापी द्वारा दो सेलों के विद्युत वाहक बल दो सेलों विभवमापी द्वारा दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना
की जाती है। और दूसरा है विभवमापी द्वारा किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध, किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। तो दो एक्सपेरिमेंट ये हमको और करने हैं, तो इसको हम समझा देते हैं थोड़ा शॉर्टकट में कि कैसे हम करते हैं। तो उसका देखो इसमें समझ चित्र में कि अगर हमको दो सेलों, पहला पॉइंट बता रहे हैं कि अगर विद्युत वाहक बलों की तुलना करनी है तो जिन विद्युत वाहक बलों की तुलना करनी होती है उनको हम ए पॉइंट से जोड़ देते हैं। जैसे ये तो विभव बना हुआ हमारा विभव मापी ये बना है। अब हम क्या करेंगे, ये पॉइंट ए था, ए से दोनों सेलों के धन ध्रुव को जोड़ दिया जाएगा। जैसे एक सेल हमारे पास ये है, इसका विद्युत वाहक बल मान लेते हैं E1, यहाँ पर कुंजी लगाई K1 वहां लगा चुके हैं, यहाँ चलो K2 लगा दो, और यहाँ पर दूसरा सेल लगा लिया हमने। दोनों प्लस सिरे ए से जोड़ने हैं, ध्यान रखना है इस चीज का। और ये कुंजी यहाँ पर K3 लगा ली, और इन दोनों को एक जॉकी या धारा मापी से पहले जोड़ेंगे यहाँ पर, और धारा मापी से जोड़ने के बाद फिर एक जॉकी से जोड़ देते हैं। इस तरीके से परिपथ बनाते हैं अगर विभव आप विद्युत वाहक बलों की तुलना कर रहे हैं तो। ठीक है, तुलना करने से मतलब क्या है, E1 अपान E2 का मान कितना होगा ये हमको ज्ञात करना है। तो करते क्या है, इसमें बहुत आसान है। पहले हम मान लेते हैं K3 यानी कि जो इस सेल यहाँ पर E2 है, इससे हम कोई करंट नहीं लेंगे। तो करंट नहीं लेंगे, उसको ओपन रखेंगे, इसको बंद कर देंगे। बंद करेंगे तो इससे धारा प्रवाहित होगी, और इस J को ऐसे खिसका करके सेट करते हैं कि इसमें विक्षेप बिल्कुल शून्य हो जाए। जब विक्षेप शून्य हो जाएगा तो वो पॉइंट अगर मान लेते हैं J1 है, K2 को ऑन करने से ये J1, ये डिस्टेंस हम कितने मेजर कर लेते हैं, L1। ठीक है, ये डिस्टेंस L1 पर ये विक्षेप 0 आ गया, तो वो L1 का मान हम निकाल लेंगे। तो इस सेल का जो विद्युत वाहक बल किसके बराबर हो जाएगा, A और J के बीच के विभवांतर के बराबर होगा। बिल्कुल एकदम ऐसे जो कॉन्सेप्ट है जो अभी बताया हमने कि जब ये काम ही नहीं कर रहा है तो एक ये सेल लगा हुआ है, अब विक्षेप बिंदु प्राप्त किया, इसका मतलब इस सेल का विद्युत वाहक बल वही होगा जो A और J1 के बीच का विभवांतर है। और ये K का मान पहले निकाल चुके हम लोग, तो A और J1 के बीच का विभवांतर कितना हो जाएगा, K L1। विभवांतर K अगर है L1 का मल्टीप्लाई आएगा तो A और J1 के बीच विभवांतर निकल आएगा। तो E1 निकाल लिया हमने अपान E2। अब हम क्या करें, इसको ओपन कर दें और इसको बंद कर दें। तो अब ये काम नहीं करेगा सेल, इससे धारा प्रवाहित होगी। फिर हम दूसरा पॉइंट प्राप्त कर लें, मान लेते हैं दूसरा पॉइंट हमने यहाँ पर प्राप्त कर लिया। अब विक्षेप बिंदु इस जगह ये मान लीजिए J2 है, तो ये लंबाई कितनी हमने मान लेते हैं, ये है L2। तो ये यहाँ पर A और J2 के बीच में अंतर कितना हो जाएगा, KL2। तो K से K कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, E1 अपान E2 का जो मान आएगा वो L1 अपान L2 हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट हम लगाते हैं विद्युत वाहक बलों की तुलना करने में। ठीक है, और दूसरा जो यूज हमको पढ़ना है, मतलब पहला जो विभव तुलना करना है, केवल L1 L2 का मान निकाल लेना और दोनों डिवाइड कर देंगे तो अनुपात निकल आएगा कि विद्युत वाहक बलों का अनुपात कितना है। उसके बाद अगर हम दूसरा पॉइंट करने जा रहे हैं, आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, तो उसका तरीका है कि एक जिस सेल का विद्युत वाहक बल निकालना है, आंतरिक प्रतिरोध निकालना है, उसको तो लगाया हमने यहाँ पर, हमारा विद्युत वाहक बल E है, और इस सेल को हटा करके हम उसकी जगह एक प्रतिरोध बॉक्स को लगा देते हैं। प्रतिरोध बॉक्स लगा दिया यहाँ पर, ये है RB प्रतिरोध बॉक्स। प्रतिरोध बॉक्स से एक निश्चित प्रतिरोध का मान निकाल सकते हैं। मान लेते हैं निकाला गया प्रतिरोध R है, और यहाँ पर एक कुंजी भी लगाएंगे हम K3। अब कैसे काम करेंगे इसमें देखो,
जब हम देखो इसमें विक्षेप, चलो उसमें से तो बना रहे तो समझ लो, पहले क्या करेंगे हम लोग, ये जो K2 को पहले हम खुला रखेंगे, यानी इस प्रतिरोध बॉक्स में कोई धारा प्रवाहित नहीं होने देंगे। हम सिर्फ K2 को ऑन करेंगे और ये निकाल लेंगे कि ये K2 निकालने से कहां पर अविच्छेद बिंदु प्राप्त होता है। K2 निकालने से कहां पर अविच्छेद बिंदु प्राप्त होता है वो मेजर कर लेंगे हम। तो वो अविच्छेद बिंदु कहां पर मिलता है, सपोज हम मान लेते हैं कि वो अविच्छेद बिंदु मिलता है हमारा, इसको कर लेते हैं L1 और L2, इसको कर लो L1, तो थोड़ी समझने में आसानी हो जाएगी, ये तो कंफ्यूजन हो जाएगा फिर। अगर हम मान लेते हैं हमने पहले तो ये हटा दो, पहले इसको पॉइंट को हटा दो, हम ये कह रहे हैं केवल हमने इसको ऑफ रखा, इसको ऑन किया, तो ये विक्षेप हमको यहाँ J1 पर मिला। J1 की लंबाई कितनी है, L2, चलिए L1 ही रखो, उसको उसी क्रम में रहेगा, नहीं पहले कंफ्यूजन हो जाएगा। L1 और इसको हटाओ, बाद में इसका नाम लिख देंगे L1, ये L1 आ गया ये विक्षेप, ठीक है। उसके बाद तो ये कितना इस सेल का विद्युत वाहक बल हो जाएगा, ये हम लोग देख सकते हैं, E इक्वल टू कितना आ जाएगा, KL1, समझ में आ रहा है, KL1 आ गया इतना। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, अब इसको भी हम ऑन कर देंगे, इस कुंजी को भी ऑन कर दिया, दोनों कुंजियां ऑन हो गई। फिर हम अविच्छेद बिंदु को प्राप्त करेंगे, तो अविच्छेद बिंदु प्राप्त अब इधर नहीं मिलेगा हमको, अगर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो अविच्छेद बिंदु कहाँ मिलेगा हमको, इधर कहीं मिलेगा, इसके पास में आओ। तो ये अविच्छेद बिंदु मिला, तो मान लेते जॉकी को हमने यहाँ पर टच कराना पड़ा, J2, इसकी लंबाई हम लोग यहाँ से यहाँ तक की मान लेते हैं L2 है, समझ में आ रहा है, यानी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को L2 मान लेते हैं। तो विभवांतर कितना हो जाएगा, इस जो प्रतिरोध निकाला गया है R, भाई R एक प्रतिरोध निकालेंगे तो 4 ओम जो भी निकालना है, तो निकालने के बाद इस सिरों के बीच कितना विभवांतर होगा वो निकाल लेंगे, तो उसका मान कितना हो जाएगा, V इक्वल टू KL2, ये मान निकाल लिया गया, बात समझ में आया। उसके बाद जो प्रतिरोध का जो सूत्र होता है, इधर जो लिखे दे रहे हैं प्रतिरोध का सूत्र, R इक्वल टू होता है, स्मॉल r इक्वल टू R ब्रैकेट में E/V माइनस 1, ये हम लोग निकाल चुके हैं पहले, यहाँ पर वैल्यू लगा दो, R इक्वल टू R कैपिटल R निकाला गया जो प्रतिरोध है प्रतिरोध भाग से, E का मान कितना हो जाएगा, KL1/KL2 माइनस 1, तो K से K कैंसिल हो गया, R इक्वल टू आ जाएगा कैपिटल R L1/L2 माइनस 1। ये फार्मूला लगा करके हम आंतरिक प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इसके यूजेस हैं जो हम लोग लैब में भी एक्सपेरिमेंट करके इसको देखेंगे, तो उसको नोट कर लें। उसके बाद इसके कुछ आंकिक प्रश्नों को भी हम लोग करेंगे। क्वेश्चन है हमारा, एक विभव मापी की तार की लंबाई 10 मीटर है एवं इस तार का प्रतिरोध 20 ओम है। इस तार के श्रेणी क्रम में 480 ओम का प्रतिरोध लगाकर 5 वोल्ट की बैटरी से जोड़ देते हैं। यदि इस विभव मापी से 6 मीटर पर एक अज्ञात विद्युत वाहक बल E का संतुलन बिंदु प्राप्त होता है, तो विभव मापी की तार की विभव प्रवणता और सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। तो इसको चित्र बनाकर हम लोग समझ लेते हैं पहले विभव में बना कैसे है। तो एक विभव मापी पहले बना लीजिए, तार हो गया मान लेते AB, और इस सेल को एक बैटरी जोड़ा गया है और उसके श्रेणी क्रम में एक 480 ओम का प्रतिरोध भी लगा है, और जो तार जोड़ा गया उसका प्रतिरोध है 20 ओम, यानी इस तार का जो प्रतिरोध है वो कितना है, 20 ओम है। और इस सेल का जो एक दूसरा सेल लगाया गया है, ये तो 5 वोल्ट का है, और ये जो सेल लगाया गया इसका विद्युत वाहक बल मेजर करना है। धारा मापी से लगा करके इसका अविच्छेद बिंदु प्राप्त किया जाता है। ये अच्छे बिंदु कह रहा है कि पूरी लंबाई दे रखी है, इसमें तार की लंबाई है
टोटल वो है 10 मीटर। और जो अविच्छेद बिंदु जो प्राप्त होता है वो है यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 6 मीटर की दूरी पर अविच्छेद बिंदु प्राप्त होता है। और टोटल लंबाई है 10 मीटर यहां से यहां, तो ये 6 मीटर हो गया। तो कह रहा है कि विभव कोणता कितनी होगी। तो विभव कोणता देखिए अभी हमने सूत्र जो बताया है कि K = B/L। तो B का मतलब क्या होता है, A और B के बीच का विभवांतर। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर प्रश्न में A और B के बीच का विभवांतर कितना है। अब सोचोगे A बीच का विभवांतर 5 वोल्ट की बैटरी लगी यही हो जाएगा, पर ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध लगा है, 5 वोल्ट का कुछ भाग तो यहीं पर कम हो जाएगा और बाकी जो बचेगा वो A और B के बीच में आएगा। तो हमारा पहले उद्देश्य है कि A और B के बीच में कितना विभवांतर है पहले ये निकालें, ठीक है, तभी हम विभव कोणता निकाल पाएंगे। तो A और B के बीच का विभव कोणता निकालने के लिए A और B के बीच का विभवांतर निकालो। अब विभवांतर कैसे निकलेगा, ये दे रखा है, तो AB तार का प्रतिरोध कितना है, ये दे रखा है 20 ओम और इसके श्रेणी क्रम में 480 ओम का प्रतिरोध लगा है। तो कुल प्रतिरोध कितना हो गया इस परिपथ में वो निकालें। फिर धारा का मान निकालेंगे, सेल से कितनी धारा चलेगी, तब हम विभवांतर निकालेंगे A और B के बीच का। तो पहले निकाल लेते हैं परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना है। कुल प्रतिरोध R हम मान लेते हैं, ठीक है। और ये जो इसका जो प्रतिरोध तार दे रखा है उसको हम लोग इसको हम लोग मान लेते हैं, ये तो R मान दे रखा है 20 ओम का और इसको R' मानोगे। परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा 480 + 20। ये तो श्रेणी क्रम में लगे हैं ना, ये तार पूरा इसके साथ श्रेणी क्रम में है, तो इस तार का प्रतिरोध 20 है और ये 80 और श्रेणी क्रम में R1 + R2 जोड़ देंगे तो R' का मान कितना हो गया 500 ओम। ये प्रतिरोध निकाल लिया गया। तो धारा का मान कितना आ जाएगा, यानी 5 वोल्ट की बैटरी से तार AB में प्रवाहित धारा कितनी होगी, I होता है V/I/E/R। लगाओ यहाँ पर E/R, R' बल्कि कुल प्रतिरोध कितना है, तो E का मान कितना है 5 बट्टे R' का मान निकाला हम लोगों ने 500, ये आ जाएगा 0.01 एम्पियर। इतनी करंट इसमें प्रवाहित होगी इस सेल से। ये जो करंट चलेगी कितनी चलेगी 0.01 एम्पियर की करंट यहाँ से फ्लो होना शुरू होगी। वो पूरे तार में घूम करके इसमें भी उतनी जाएगी, श्रेणी क्रम में लगा है। तो AB तार के बीच विभवांतर कितना होगा, तार AB के सिरों के बीच विभवांतर V इसको मान लिया जाए, V कितना हो जाएगा I/R। I का मान है 0.01 इंटू R का मान, इस तार का प्रतिरोध कितना है B का 20, तो ये मान हो जाएगा 0.2। 20 का जब गुणा करेंगे तो 0.2 वोल्ट इतना आ गया, 0.2 वोल्ट बचा इसमें, ठीक है। तो ये जब विभवांतर हम निकाल लिया तो आएगा विभव कोणता कितनी होगी, विभव कोणता। ये फर्स्ट पार्ट यहां से शुरू होगा। आइए चार्ज मानने के लिए तो ऊपर से मान सकते हैं हम लोग, तो फर्स्ट पार्ट चलो यही फर्स्ट पार्ट डाल दो। विभव कोणता का मान कितना हो जाएगा K = V/L और V का मान निकाला हम लोगों ने 0.2 और L का मान कितना है, कुल लंबाई 10, 0.02 वोल्ट प्रति मीटर, ये इसका मात्रक हो जाएगा। ये इसकी विभव कोणता निकाल ली हम लोगों ने। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट हम लोग करेंगे, विद्युत वाहक बल का मान कितना, उसको नोट कर लें।
नोट कर लिया। उसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट है वो बहुत आसान हो गया इसमें। अब देखो इसमें सेकंड पार्ट करने के लिए ई का मान बताना है। अब ई हमने अब 6 बिंदु प्राप्त हुआ है 6 मीटर दूरी पर, तो इस सेल का बिंदुवार उतना होगा जितना ए और इसका अगर नाम लिख लेते हैं हम लोग जे, ए और जे के बीच का विभवांतर होगा उतना। तो ई का मान क्या हो जाएगा, ए व जे के बीच विभवांतर। क्या समझ में आ रहा है? ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा है विभवमापी में कि ई का विद्युत वाहक बल उतना ही होता है, जिसकी शर्त है कि ये अविच्छेद बिंदु होना चाहिए। ये अविच्छेद बिंदु होगा तो ई किसके बराबर हो जाएगा, ए और जे के बीच के विभवांतर के बराबर। तो ए और जे के बीच विभवांतर कैसे निकालेंगे हम लोग, के हम लोग निकाल लिया है और लंबाई पता है हमको 6 मीटर पर है। भाई 1 मीटर पर इतना विभवफलन होता है तो 6 मीटर पर कितना हो जाएगा, 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो विभवांतर निकल आएगा, वही विद्युत वाहक बल के बराबर हो जाएगा। तो के का मान हो जाएगा 0.02 और 2L का मान है 6। तो ये हो गया 6 दूनी 12 यानी 0.12 वोल्ट, इतना इसका विद्युत वाहक बल आ जाएगा। तो एक आंसर ये हो गया, इसको नोट कर लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर विद्युत वाहक बल लिखा हुआ है, चित्र भी बना लें साथ में। तो नोट कर लो, अगला क्वेश्चन किया जाए। अगला क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में एक विभवमापी के तार एबी की लंबाई 100 सेंटीमीटर तथा प्रतिरोध 5 मीटर है। प्रमाणिक सेल ई का विद्युत वाहक बल 6 वोल्ट तथा परिवर्तित प्रतिरोध आर का मान 6 ओम है रखा जाता है। सेल E1 के लिए अविच्छेद बिंदु C पर प्राप्त हो तथा AC की लंबाई 75 सेंटीमीटर हो, तब ज्ञात कीजिए विभवमापी के तार में प्रवाहित धारा। प्रवाहित धारा कितनी होगी ये बताना है और तार की विभवपूर्णता बताना है और E1 का विद्युत वाहक बल बताना है। बिल्कुल पहले ही क्वेश्चन जैसा है एकदम, बस थोड़ा सा चेंजमेंट है यहाँ पर, थोड़ी भाषा बदली है समझो केवल, बाकी और क्वेश्चन बिल्कुल एकदम सेम। इस सेल का विद्युत वाहक बल दे रखा है, इसमें सेल का विद्युत वाहक बल 6 वोल्ट है। ये जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी दी गई है अविच्छेद की स्थिति में वो है 75 सेंटीमीटर। टोटल लंबाई दे रखी है 100 सेंटीमीटर। ये चित्र बना था पहले से, इसमें जो वैल्यू हम लिख रहे हैं और इसकी वैल्यू दे रखी है। जब प्रतिरोध को 6 ओम पर फिक्स किया जाता है तो इसका इसके श्रेणी, इस तार के श्रेणी क्रम में 6 ओम का प्रतिरोध लग गया, क्योंकि इसके पहले वाले 480 का लगा था, इसमें 6 ओम का लगा है। और इस तार AB का जो प्रतिरोध है वो भी दे रखा है 5 ओम, ठीक है। यानी इस तार का जो प्रतिरोध है वो कितना है, 5 ओम का है। 5 ओम और 6 ओम ये तो प्रतिरोध हो जाएगा, परिपथ का कितना होगा, ठीक है। तो आप इसमें वैल्यू बस रखना शुरू करो। तो फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन कैसे हो जाएगा, परिपथ का प्रतिरोध पहले निकाल लो। परिपथ का प्रतिरोध, परिपथ का प्रतिरोध आर डैश, इसको मान लो आर डैश इज इक्वल टू, इसको हम लोग आर डैश मानो और इसको मान लेते हैं R1, इसको R1 मान लो। आर चूंकि इसका ऑलरेडी यहाँ पर माना जा चुका है, तो आर डैश का मान होगा कितना, 6 ओम प्लस 5 ओम, क्योंकि श्रेणी क्रम में है दोनों। 6 5 11 ओम का प्रतिरोध हो गया इस परिपथ में। तो धारा का मान कितना हो जाएगा, तो I इक्वल टू हो जाएगा E/R डैश। E का मान है 6 और R डैश का मान है 11, तो 6/11 एम्पियर। ये आंसर हो गया। एक दूसरा इसमें पार्ट कह रहा है तार की विभवपूर्णता। तो विभवपूर्णता बताया हमने कि ए और बी के बीच का विभवांतर बटे उसकी लंबाई। तो ए और बी के बीच का विभवांतर कितना होगा ये पहले निकालो। ए व बी के बीच का विभवांतर, विभवांतर ये हम मान लेते हैं V है। अब तार में जो धारा प्रवाहित हो रही 6/11 एम्पियर की, यानी यहां से धारा जो चलेगी वो कितनी होगी, 6/11 एम्पियर। अब यही इस तार में जाएगी
तो तार में प्रवाहित होने धारा और गुणा करा देते हैं इसमें, V = IR होता है, तो I और R का मतलब इस तार का प्रतिरोध, इस तार का तो कितना है R1 हमने माना है, तो वैल्यू इसमें रख दें। I का मान है 6/11 और R1 का मान है 5, 6 पंचे 30/11 कितने वोल्ट, 6/11 कितने वोल्ट आ जाएगा। ये A और B के बीच का विभवांतर इतना आ गया। अब हमको निकालना है विभव कोणता, तो विभव कोणता कितनी हो जाएगी, विभव कोणता K = होता है V/L, और कैपिटल L का मान हमको रखना है, कैपिटल L इसको माना हमने पूरी लंबाई, तो V का मान है 30/11 और बट्टे L 100 और मल्टीप्लाई कराते हैं इसमें, तो ये हो जाए 0 0 कट गया, 3/110। अब इसका मात्रक लिखेंगे तो वोल्ट प्रति सेंटीमीटर लिखा जाएगा, जो मेजरमेंट हमने लंबाई जो मेजर किया है वो सेंटीमीटर में दे रखी है, तो वोल्ट प्रति सेंटीमीटर, ये हो गया आंसर। उसके बाद इसका थर्ड पार्ट, पर ध्यान ये रखना क्वेश्चनों की A और B के बीच का विभवांतर चाहिए, ये नहीं A के बीच का विभवांतर को सेल के विद्युत वाहक पर लगा दो तो गलत हो जाएगा। अगर ये न लगा होता है यहाँ पर तब हम ले सकते थे इसको। थर्ड पार्ट है विद्युत वाहक बल, तो विद्युत वाहक बल अविक्षेपण की स्थिति में क्या होता है, A और G के बीच का विभवांतर, तो A और J यहाँ पर कौन सा पॉइंट लिया गया C, तो A और C के बीच का विभवांतर हो जाएगा, तो E1 का मान क्या हो जाएगा, A व C के बीच विभवांतर, विभवांतर का मान E1 = कितना हो जाएगा, K × L, और K का मान हम लोग निकाला है 3/110 × L 75, 75 है ना C तक की दूरी, इसको काट दो तो ये हो जाएगा, कटेगा कि नहीं, 5 से तो कट जाएगा, ये आ जाएगा, चलो इसको लिख दो, 15 5 3 7 21 और 1 22, और 1 से डिवाइड कर दो, यहाँ बचे 11 आ गया, 11 दूनी 22 और 11 चौको 44, 0.4 आ जाएगा, और ये वोल्ट, ये आंसर हो गया। तो इस प्रकार से ये हम लोगों ने 3 आंसर निकाल दिए, एक ये आंसर है, एक ये और एक ये। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को करने का प्रयास हम लोग करेंगे, क्योंकि ढेर सारे ऐसे क्वेश्चन दे रखे हैं, उनको करिए। अगर कोई समस्या आती है तो हमको कमेंट बॉक्स में बताएं। और आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे नए जो वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच जाए। बाय करते रहिए, थैंक यू।